बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर जो है वो पढ़ा होगा और उसको सही समझा होगा। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें कि इससे पहले हमने जो टॉपिक किए थे वो सब स्पेस और वेक्टर स्पेस थे। अब सब स्पेस और वेक्टर स्पेस की कुछ कंडीशंस थी जो हमने पिछले जो लास्ट 2 लेक्चर थे उसमें डिस्कस किए थे, और जो लास्ट लेक्चर था वो नल स्पेस से वो सब स्पेस से रिलेटेड था कि सब स्पेस क्या होती हैं। तो सब स्पेस के लिए फर्स्ट आपके पास ये कंडीशन थी कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर डिफाइंड होना चाहिए, यानी अगर आपने किसी भी सेट को सब स्पेस चेक करना हो तो अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड करें तो उनका एडिशन उसी में डिफाइंड होना चाहिए, उसी का सेट आना चाहिए। सेकंड आपके पास ये कंडीशन थी सब स्पेस की कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो भी डिफाइंड होना चाहिए, यानी अगर आपने u वेक्टर को c के साथ मल्टीप्लाई किया है जिसमें c एक स्केलर है और u एक वेक्टर है, तो जो c और u का प्रोडक्ट आ रहा है वो किसको डिफाइंड होना चाहिए, उसी सेट को ही उसी में डिफाइंड होना चाहिए। और थर्ड आपने किया था कि ज़ीरो वेक्टर डिफाइंड होना चाहिए उसमें, यानी ज़ीरो वेक्टर उसको बिलोंग करना चाहिए। ये चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इस चैप्टर 4 से जो हमने टॉपिक अभी तक किए थे वो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस थे। आज हमने जो नए टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पहले कर चुके हैं, उसी में इसमें हम थोड़ा सा वो चीज़ यूज़ करेंगे कि हमने कैसे उसको करना है। और बेसिकली जो हमने करनी है स्पेसिस, इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं। वेक्टर स्पेस हमने डिस्कस की, सब स्पेस, अब हम नल स्पेस और कॉलम स्पेस को डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि नल स्पेस आती है, नल स्पेस आपके पास क्या होती है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ठीक है, तो इसमें आपके पास ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जो ज़ीरो वेक्टर को बिलोंग करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि नल स्पेसिस क्या होती हैं, कॉलम स्पेसिस क्या होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि उन दोनों के दरमियान कैसे हम कंपैरिजन करते हैं। नल स्पेस के लिए आपने क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है और कॉलम स्पेस के लिए हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। हाँ जी, नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, पहले हम नल स्पेस को डिफाइन करते हैं। द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स से रिटन हैज नल ऑफ ए, ठीक है। तो नल स्पेस को हम किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइन करते हैं ए का, और उसको हम लिखते कैसे हैं, नल ऑफ ए। सो नल ऑफ ए इज बेसिकली द नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। So null space of A is the set of all solutions of the homogeneous equation AX equal to 0. अब नल स्पेस क्या है कि नल स्पेस में ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ऐसे सेट है सॉल्यूशंस का, कौन कौन से, होमोजेनियस इक्वेशन का, यानी आपने बेसिकली क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहाँ से देखना है कि x की क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो अगर आप उसको सेट की फॉर्म में डिफाइन कर देंगे तो वो किसको बिलोंग करेगा, नल स्पेस को बिलोंग करेगा। सो नल स्पेस आपके पास क्या है, बेसिकली ज़ीरो सोल्यूशन है उसका, ठीक है। हम होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका जो सेट आएगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, नल स्पेस को बिलोंग करेगा। सो बेसिकली नल स्पेस की क्या डेफिनेशन है, द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A is the set of all solutions of the homogeneous equation, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन आ रहा है, तो नल स्पेस ऑफ ए को हम लिखते कैसे हैं, इसमें ऐसे तमाम एलिमेंट्स आते हैं x सच दैट x इज इन आर एन आपके पास यहाँ पे r है, इसका मतलब है कि वो n डायमेंशनल है। एंड ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन, यानी होमोजेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो इस सेट में आ रही है, वो किसको बिलोंग करेगी, नल स्पेस को बिलोंग करेगी। सो बेसिकली नल स्पेस क्या है, नल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन, और होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। द नल स्पेस ऑफ एन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। अच्छा, अब क्या है कि नल स्पेस आपके पास क्या होगी, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन।
हमने M क्रॉस N मैट्रिक्स के नल स्पेस डिफाइन की इज अ सब स्पेस ऑफ Rn। अब देखिए जो A मैट्रिक्स हमने ले ली है ना वो M क्रॉस N है, तो जो नल स्पेस होगी वो किसके सब स्पेस होगी, Rn की होगी। इक्विवेलेंटली द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन टू अ सिस्टम Ax इक्वल टू 0 of M homogeneous linear equations in N unknown is a subspace of Rn। अब क्या है कि Ax इक्वल टू 0 होमोजीनियस नल स्पेस क्या है, होमोजीनियस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है, तो हमने होमोजीनियस सिस्टम को कंसिडर किया है ऑफ M होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें आपके पास क्या है, A मैट्रिक्स क्या आ रही है, M क्रॉस N आ रही है। M क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, और N क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ रोज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, M आ रही हैं। एंड तो इसकी इक्वेशंस क्या हैं, M इक्वेशंस हैं, और अननोन जो भी x1 x2 xn आ रहे हैं वो क्या है, N है। तो वो किसके सबस्पेस होगी, Rn की होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक थ्योरम है कि जो बताता है कि नल स्पेस जो है वो किसकी सबस्पेस होगी, Rn की। यानी A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, M क्रॉस N, और वो सबस्पेस किसकी होगी, N की होगी। और N किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। इसका प्रूफ भी आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये करें, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप प्रूफ में देख सकते हैं। हाँ जी, अब यह है कि हमने नल स्पेस जो है वो डिफाइन कैसे करना है, उसको फाइंड कैसे करना है। देयर इज नो ऑब्वियस रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स इन नल ऑफ ए एंड द एंट्रीज इन ए। ठीक है, यानी कि नल स्पेस ऑफ ए क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसका कोई रिलेशन ए के एंट्रीज के साथ नहीं बन रहा है। ए के एंट्रीज क्या आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ए के जो कॉलम्स आ रहे हैं, इसका ए के कॉलम्स के साथ इसका नल स्पेस ऑफ ए का कोई रिलेशन नहीं है। We say that null space of A is defined implicitly because it is defined by a condition that must be checked। अब क्या है, अब देखिए अगर हमने किसी भी वेक्टर को चेक करना है कि वो नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है या नहीं, तो नल स्पेस क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम। यानी अगर हम लिखते हैं ना Ax इक्वल टू 0 और हम कहते हैं कि ये उसको बिलोंग करता है नल स्पेस को, तो हम क्या करेंगे, a को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक जो मैट्रिक्स A गिवन है उसको हमने एक U वेक्टर के जो भी हमें वेक्टर गिवन होगा, U गिवन हो या V गिवन हो, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वो उसका आंसर क्या आते हैं। अगर उसका आंसर 0 वेक्टर आ रहा है तो वो नल स्पेस ऑफ A को बिलोंग करेगा। 0 वेक्टर का मतलब है कि वो होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व कर रही है, होमोजीनियस सिस्टम को बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ लिखी गई है कि जो नल स्पेस हम फाइंड आउट करेंगे उसका और ए की जो एंट्रीज आ रही हैं, ए के जो कॉलम्स आ रहे हैं, उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। नल स्पेस ऑफ ए को हम इम्प्लिसिटली डिफाइन करते हैं क्योंकि ये एक कंडीशन, और वो कंडीशन एक कंडीशन को डिफाइन करता है दैट मस्ट बी चेक्ड। और वो कंडीशन कौन सी है, ए यू इक्वल टू 0, यानी ए मैट्रिक्स को हमने यू वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आए, 0 वेक्टर। No explicit list or description of the element in null of A is given। ठीक है, कोई उसकी explicit description नहीं है। Solving the equation Ax equal to 0 amounts to producing an explicit description of null space of A। तो इसको हमने क्या करना है कि नल स्पेस ऑफ ए के लिए हमने क्या करना है, होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो एक्सप्लिसिट आ सकता है। ठीक है, यानी उसका जो हम सोल्यूशन लिखते हैं वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है। उसका होमोजीनियस सोल्यूशन भी आ सकता है और नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन भी आ सकता है। और नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन के केस में बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो जो आपके पास डिस्क्रिप्शन आएगी वो क्या आएगी, एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शन आएगी। एग्जाम्पल करते हैं हम। Find a spanning set for the null space of the matrix। मैट्रिक्स A हमें गिवन है।
आपने स्पैनिंग सेट फाइंड करना है। अब स्पैनिंग सेट क्या था? स्पैनिंग सेट इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम जो भी लिखते हैं वो क्या आता है? स्पैनिंग सेट आता है। आपने किसके लिए स्पैनिंग सेट फाइंड करना है? नल स्पेस के लिए। नल स्पेस के लिए फाइंड करना है तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब देखें, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि नल स्पेस क्या होती है, नल स्पेस क्या होती है, और उसके बाद हम वो रिलेशन जो हमसे मांगा गया है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। इसका मतलब है कि ए हमें गिवन है, एक्स तो अननोन है जो हमने फाइंड आउट करना है, और सोल्यूशन कौन सा हमने लेना है? जो बी मैट्रिक्स हमारे पास होगी वो क्या होगी? 0 0 0। तो होमोजेनियस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है ए एक्स इक्वल टू 0 को, और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आया है उसको हमने देख लेना है कि वो किस फॉर्म में आता है। आइदर उसमें कोई बेसिक वेरिएबल या फ्री वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अगर बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल्स होंगे तभी वो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा ना। लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आएगा तो वो स्पैनिंग सेट आएगा। ठीक है, स्पैनिंग सेट क्या है? इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। इसका मतलब है कि जो हमने चीज़ फाइंड आउट करनी है वो क्या आएगा? लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में ही आएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमने सॉल्व किसको करना है? नल स्पेस को और ये मैट्रिक्स को। और नल स्पेस क्या होती है? इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम ए एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होगा? जो लास्ट कॉलम होगा वो 0 0 0 होगा। उसको सॉल्व करेंगे और इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फाइंड आउट हम कैसे करते हैं? इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम लोग काफ़ी डिटेल में जो है वो कर चुके हैं कि कैसे हमने जो है वो रो ऑपरेशन फाइंड आउट करते हुए किसी भी सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और वो किसका करना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी आपके पास आएगी? ए जो हमें गिवन मैट्रिक्स है, और 0 क्योंकि नल स्पेस है, और नल स्पेस में हमने जो बी वेक्टर लेना है वो 0 वेक्टर कंसिडर करेंगे। अब देखिए, उसका हमने किया और उसको सॉल्व किया, रिड्यूस किया हमने एचलॉन फॉर्म में। ठीक है, एचलॉन फॉर्म में जब हमने इसको रिड्यूस किया, आप रो ऑपरेशन यूज़ करते हुए इजीली इसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ये देखें, फर्स्ट एंड सेकंड रो आ रही है ना। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे इसको फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे जो सेकेंड रो है वो फर्स्ट रो आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1 -2 2 3 एंड -1, और इसी तरह से ये जो फर्स्ट रो है वो सेकंड में आ जाएंगे। और फिर हम 1 से नीचे वाले एलिमेंट जो -3 आएगा उसको 0 करेंगे, और इसको भी 0 करेंगे। ठीक है, R2 + 3R1, और फिर R3 -2 R1। इसी तरीके से फिर हमने इसको देखा है कि ये क्या एलिमेंट आ रहा है, इससे बिलो एलिमेंट हमने 0 किया, तो वो इजीली आप जो है वो कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब हमने ये वाले ऑपरेशन किए तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ गया है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ गया, तो इसके बाद इसको हमने 1 किया और इससे बिलो एलिमेंट को हमने 0 कर दिया। तो इसको 0 किया, तो ये आपके पास जो थर्ड वाली रो है ना, ये सारी 0 हो जाती है। ये सारी 0 आ गई, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, लेकिन उसका सोल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? इन फॉर्म ऑफ बेसिक वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 0 आता और यहाँ पे कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट आता तब वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं होता, यानी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में क्या आ रहा है कि अगर कोई भी रो, किसी भी रो की तमाम एंट्री 0 आती हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो अब क्या हमने करना है कि आपके पास यहाँ बेसिक वेरिएबल और फ्री वेरिएबल्स होंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? 1 1 पोजीशन पे। तो 1 1 पोजीशन के कॉरेस्पेंडिंग आपके पास जो वेरिएबल है वो कौन सा होगा? x1 होगा। ठीक है, तो x1 क्या है? बेसिक वेरिएबल। सेकेंड रो में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट आ रहा है वो किस पोजीशन पे आ रहा है? यहाँ x1 x2 और ये क्या आ रहा है? x3। ठीक है,
सपोज अगर ये भी 0 आ जाता तो बेसिक वेरिएबल क्या आना था, x4। इसमें बेसिक वेरिएबल x1 आ रहा है और सेकंड में क्या आ रहा है, x3 आ रहा है। x1 और x3 क्या है, बेसिक वेरिएबल्स हैं, और जो फ्री वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, x2, x4 एंड x5। ठीक है, x1, x3 बेसिक वेरिएबल्स हैं और x2, x4, x5 फ्री वेरिएबल्स हैं। तो जब हम सोल्यूशन लिखते हैं तो बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखते हैं, यानी x1 को आपने इन टर्म्स ऑफ x2, x4, x5 लिखना है, और इसी तरह x3 को भी आपने इन टर्म्स ऑफ x4 एंड x5 लिखना है। ठीक है, x1 को हमने लिख लिया 2x2 प्लस x4 माइनस 3x5, और इसी तरह x3 को भी हमने x4 और x5 की टर्म्स में लिख लिया है। ठीक है, यहाँ x1 को x2, x4, x5 की फॉर्म में लिखा और x3 को भी x4 और x5 की फॉर्म में लिख लिया विद x2, x4 एंड x5 फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। तो इसके सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, आपके पास 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं, 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x1, x2, x3, x4 एंड x5। तो x1 आपके पास सोल्यूशन क्या आता है, x1 आपके पास ये वाली थी ना चीज़ आ रही थी, तो ये क्या आ जाएगा 2x2 प्लस x4 माइनस 3x5। इसी तरह x2 फ्री वेरिएबल है तो ये x2 ही रहेगा। x3 आपके पास क्या है, x3 की ये वाली वैल्यूज आ रही थी माइनस 2x4 प्लस 2x5। x4 भी फ्री वेरिएबल है, x4 को आपने एज इट इज रखना है, और x5 भी फ्री वेरिएबल है, इसको भी एज इट इज रखेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, x2, x4 और x5, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं ना। ठीक है, तो आपने इन तीनों को क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। x2 को आपने सेपरेट किया, x4 को और x5 को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x2, x2 0 0 0 जो x2 के आ रहे हैं। x4 के हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x4 0 माइनस 2x4, x4 0। ठीक है, इसी तरह x5 का करेंगे प्लस x5 का क्या आ रहा है यहाँ पे माइनस 3x5 0 2x5 0 एंड 1 x5। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये वही काम है, वही हम कर रहे हैं जो काम जो हमने पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म लिखी थी ना, इसी फॉर्म में लिखी थी। ठीक है, पैरामीट्रिक वेक्टर फॉर्म में भी हम उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ना, उसका सोल्यूशन इसी फॉर्म में लिखते हैं, यही काम हमने किया। तो फर्स्ट को हमने u वेक्टर कह दिया, सेकंड को v वेक्टर कह दिया और थर्ड को w वेक्टर कह दिया। तो ये आपके पास जो सोल्यूशन आता है वो क्या आता है, x2u प्लस x4v प्लस x5w। तो ये हमने फॉर्म फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, ये वाली फॉर्म हमने फाइंड आउट करनी थी, उसके लिए नल स्पेस के लिए स्पैनिंग सेट फॉर द नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स ए, दिस फॉर्म। ठीक है, स्पैनिंग सेट का मतलब है लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किस किस का आ रहा है, u, v एंड w का। Thus u, v and w is a spanning set for the null space of a given matrix A. The spanning set produced by the method 1 in example 1 is automatically linearly independent because the free variables are the weights on the spanning vectors. अब क्या है कि आपके पास ये वाली जो एग्जांपल थी, इसमें जो स्पैनिंग सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सपोज अगर आप इसको 0 करते हैं ना, ठीक है, तो x2, x4, x5, तो आपके पास u, v और w तो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, u, v, w हमने वेक्टर फाइंड आउट किए थे ना, u भी नॉन ज़ीरो है, v भी नॉन ज़ीरो है और w भी नॉन ज़ीरो है। तो ये कब ज़ीरो हो सकते हैं, व्हेन x2 इज़ ज़ीरो, x4 इज़ ज़ीरो एंड x5 इज़ ज़ीरो। क्योंकि देखिए इसके 3 एंट्री ज़ीरो आ रही हैं लेकिन 2 नॉन ज़ीरो हैं, ये पूरा वेक्टर ज़ीरो नहीं है। तो ये आपके पास 0 के इक्वल कब आएगा, जब x2 भी 0, x4 भी 0 और x5 भी 0। तो अगर ये तीनों 0 के इक्वल आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। नल स्पेस हमने किया है कि नल स्पेस क्या होती है, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। अब कॉलम स्पेस हम करते हैं कि कॉलम स्पेस क्या है। डेफिनेशन, the column space of an m cross n matrix written as column space of A is the set of all linear combinations of the columns of A.
ठीक है। कॉलम स्पेस क्या होगी, इज द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, और उसको हम लिखते कैसे हैं, स्पैनिंग सेट ऑफ A1 A2 एंड AN। Theorem: the column space of an M cross N matrix A is a subspace of Rm। नल स्पेस का हमने किया था कि नल स्पेस क्या होती है, नल स्पेस इज अ सबस्पेस ऑफ Rn। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, और कॉलम स्पेस क्या है कि कॉलम स्पेस किसकी सबस्पेस होगी, Rm की, नंबर ऑफ रोज की। ठीक है। A typical vector in column space of A can be written as AX। अब देखिए कॉलम स्पेस क्या है, इज द सेट ऑफ आर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम ऑफ ए, क्योंकि स्पैनिंग सेट आ रहे हैं ना। स्पैनिंग सेट का मतलब है कि हमने क्या करना है कि अगर कोई वेक्टर किसी स्पैनिंग सेट को बिलोंग करता है, या अगर हम कहते हैं कि कोई वेक्टर किसी कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है, तो हम कैसे उसको चेक करते थे, उसको हम देखते थे ना, उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते थे। ठीक है, और देखते थे कि उसका सोल्यूशन क्या आता है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है या इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है। सो अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है तो वो स्पैनिंग सेट ऑफ ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए और स्पैनिंग सेट दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ठीक है, कॉलम स्पेस आपके पास क्या आता है, is the set of all linear combinations of the columns of A, और set of all linear combinations क्या है, spanning set ही है। So column space of A को हम कैसे लिखते हैं, column space of A is the set that contains all vectors of the form B, और B आपके पास किसके इक्वल होगा, AX के इक्वल होगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमने AX इक्वल टू B को सॉल्व करना है, और आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो, किसको बिलोंग करेगी, कॉलम स्पेस ऑफ A को। तो बेसिकली यहाँ पे देखें AX इक्वल टू B क्या आ रहा है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है ना। ठीक है, AX इक्वल टू B, B इज नॉन जीरो। कॉलम स्पेस के लिए हमने इस सिस्टम को सॉल्व करना है और चेक करना है कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट आता है या इनकंसिस्टेंट आता है। अगर सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कॉलम स्पेस को बिलोंग करेगा, और सिस्टम का सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कॉलम स्पेस को बिलोंग नहीं करेगा। सो नल स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, और कॉलम स्पेस के लिए क्या होगा, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सो बेसिकली हमने क्या करना है, द नोटेशन AX फॉर अ वेक्टर इन कॉलम स्पेस ऑफ A आल्सो शोज दैट कॉलम स्पेस ऑफ A इज द रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए क्या आ रहा है, AX इक्वल टू B आ रहा है ना, तो AX क्या आ रहा है, T ऑफ X। TX क्या आता है, T ऑफ X इज द इमेज ऑफ X अंडर T। ठीक है, तो T ऑफ X AX के इक्वल आ रहा है, और AX का इमेज क्या आता है, B आता है, तो B आपके पास क्या आ गया, उसकी रेंज ही आती है ना। जब हम T अप्लाई करते हैं X पे तो T ऑफ X किसके इक्वल लिखते हैं, AX के, और AX को हम क्या कहते हैं कि उसकी रेंज है। तो बेसिकली हमने क्या कर रहे हैं कि कॉलम स्पेस क्या आ रही है, इज द रेंज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द कॉलम स्पेस ऑफ एन M cross N matrix A is all of Rm if and only if the equation AX equal to B has a solution। ठीक है, यानी कॉलम स्पेस क्या होगी ऑफ अ मैट्रिक्स ए की, वो Rm होगी अगर AX इक्वल टू B का, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कॉलम स्पेस को बिलोंग करेगा। सो बेसिकली हमने क्या करना है कि नल स्पेस, अगर हमने किसी वेक्टर को चेक करना है कि वो नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है, तो सिंपली हमने क्या देखना है कि उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें वेक्टर को, तो आंसर क्या आना चाहिए, जीरो वेक्टर आना चाहिए, या फिर होमोजीनियस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है। और कॉलम स्पेस ऑफ ए को अगर बिलोंग करता है तो कॉलम स्पेस क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। तो फिर हमने उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना है और चेक करना है कि उसका सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और अगर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कॉलम स्पेस को बिलोंग करेगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कॉलम स्पेस को बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल करते हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स U एंड V बी टू वेक्टर्स। ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x4। U और V हमें दो वेक्टर्स गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है। इन फर्स्ट पार्ट यू हैव टू डिटरमिन
इफ़ यू इज़ इन नल स्पेस ऑफ ए, क्या यू नल स्पेस को बिलोंग करता है? कुड यू बी इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, इसी का सेकंड पार्ट है कि यू कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करेगा। और सेकंड पार्ट में चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं फिर देखते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, डिटरमिन इफ़ यू इज़ इन नल स्पेस ऑफ ए, कि अब बताएं कि नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करेगा। अब देखिए यू आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो अगर यू वेक्टर नल स्पेस को बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि ए और यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, नल स्पेस क्या है, द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम, यानी ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। अब देखिए ए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है और यू वेक्टर भी गिवन है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ज़ीरो वेक्टर नहीं आता, बल्कि फर्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0 -3 एंड 3 नॉन ज़ीरो वेक्टर आ रहा है। सो यू इज़ नॉट इन नल स्पेस ऑफ ए, ठीक है, यू नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग नहीं करता। अगर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो ज़ीरो आया है, अगर यहाँ पे भी ज़ीरो आता और थर्ड वाला एलिमेंट भी ज़ीरो आता तो फिर ये ज़ीरो वेक्टर को बिलोंग करता। ठीक है, कुड यू बी इन कॉलम स्पेस ऑफ ए, अब देखें हमने क्या करना है कि यू कॉलम स्पेस को बिलोंग करता है। अब देखें कॉलम स्पेस ऑफ ए क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है, कॉलम्स ऑफ ए के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। अब देखिए कॉलम स्पेस ऑफ ए को भी मैंने आपको बताया था कि जब हम चेक करते हैं कि वो कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है तो बेसिकली आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उस पर रॉ ऑपरेशन करते हैं और चेक करते हैं कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें कि अगर हम देखें ए आपके पास मैट्रिक्स है और यू हमें ये कॉलम वेक्टर गिवन है। अब देखें ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ जो रोज़ आ रही हैं वो कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं, और यू की जो नंबर ऑफ रोज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 4 आ रही हैं। इसका मतलब है कि हम तो इसको लेके चल ही नहीं सकते ना आगे, इसके 3 आ रहे हैं, इसकी 4 आ रही हैं, इन दोनों की सेम होनी चाहिए थी ना, तभी हम उन दोनों को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जितनी भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं, किसी में भी ऐसा केस नहीं था कि ए आपके पास ए का ऑर्डर डिफरेंट गिवन हो और यू का ऑर्डर डिफरेंट गिवन हो, यानी उन दोनों की रोज़ तो सेम होंगी ना, रोज़ तो डिफरेंट नहीं हो सकती, कॉलम तो एक ही होगा। आपके पास जो भी यू कॉलम वेक्टर गिवन है वो तो सिंगल कॉलम वेक्टर होगा, लेकिन रोज़ तो सेम होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों की रोज़ सेम नहीं है, सो यू आपके पास कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड पार्ट है, डिटरमिन इफ वी इज़ इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। अब हमने देखना है कि वी कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है। अब वी के देखें, वी आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 ही इसकी रोज़ आ रही हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों को साथ लेके हम आगे चल सकते हैं, यानी आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, उस पे एचेलॉन फॉर्म ने रिड्यूस करना है और चेक करना है कि उसका सिस्टम का सोल्यूशन क्या आता है। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, डिटरमिन इफ वी इज़ इन कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो अगर वी कॉलम स्पेस को बिलोंग करता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रिड्यूस करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलॉन फॉर्म में। तो यहाँ से देखें हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया, आपने लिखा ये आपके पास जो लास्ट वेक्टर है वो वी वाला आता है, इसको आपने रॉ ऑपरेशन करके इसको सॉल्व किया। तो यहाँ से आप ख़ुद भी जब इसको सॉल्व करेंगे, ख़ुद भी आप इसको करके देखें एचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके, तो यहाँ पे आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आता है, कंसिस्टेंट आता है। इनकंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके पास x4 की वैल्यू आती है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते जाएँ तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वेरिएबल्स की। सो द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वी किसको बिलोंग करेगा, कॉलम स्पेस को। नेक्स्ट पार्ट इसी का, कुड वी बी इन नल स्पेस, क्या वी नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है। अब देखिए नल स्पेस को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे कि इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें इसकी जो अगर हम फर्स्ट रो लेते हैं
वो कितने एलिमेंट है, 4 है। और ये इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं तो ये कितने हैं, 3 है। यानी हम मल्टीप्लाई कैसे इसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइन नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे लिखें 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू, इसका तो एलिमेंट ही नहीं है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो आपके पास जो इसका सेकेंड पार्ट था, कुड वी बी इन नल स्पेस ऑफ ए, तो वी नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग नहीं करेगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप लोग कर चुके हैं। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। और नल स्पेस को हम कर्नल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है नल स्पेस, उसको क्या कहते हैं, कर्नल भी कहते हैं। So the kernel or null space of a set of T is the set of all U in V such that T of U equal to 0। यानी T of U आपके पास वही आता है ना, T of X equal to AX, so T of U equal to A, T of U is equal to AU। और उसकी जो रेंज आती है वो क्या होगी, the range of T is a subspace of W। ठीक है, रेंज उसकी क्या होगी, T of X equal to B, जो हमने इसके लिए की कॉलम स्पेस के लिए। Kernel and range of a linear transformation। Contrast between null and column space for an M cross n matrix, ये contrast है। ठीक है, कि उसको कंपेयर किया गया है कि नल स्पेस में हम क्या करते हैं और कॉलम स्पेस में। फर्स्ट आपके पास क्या है कि नल स्पेस ऑफ ए इज अ सब स्पेस ऑफ आर एन। जो हमने थ्योरम किए थे कि नल स्पेस किसकी सब स्पेस होगी, आर एन की। और एन के आपके पास क्या है, ए का जो ऑर्डर आ रहा है वो ए मैट्रिक्स कौन सी है, एम क्रॉस एन आ रही है। और कॉलम स्पेस किसकी सब स्पेस होगी, आर एम की। नल स्पेस ऑफ ए इज इम्प्लिसिटली डिफाइंड। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि आपके पास एक कंडीशन गिवन है और उसको आपने जो है ना वो सेटिस्फाई करना है इस पे। और कॉलम स्पेस क्या है कि आपने बताना है कि आपने जो वेक्टर्स फाइंड करने हैं वो कैसे करने हैं कॉलम स्पेस में। यानी इसमें तो आप सिंपल एक वेक्टर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और कॉलम स्पेस में आपने क्या करना है कि आपने एक्सप्लिसिटली उसको डिफाइन करना है, यानी आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है और फिर बताना है। It takes time to find vector in null space of A. Row operation on A0 are required। ठीक है, and it is easy to find vector in column space of A। column space क्या है, is the set of all linear combinations of the columns of A। तो आप उसको easily check कर सकते हैं कि वो column space of A को belong करते हैं या नहीं, देखते हुए अगर आपके पास एक या दो vectors आ रहे हैं। There is no obvious relation between null space and entries in A। जैसे कि हमने किया था कि उसके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन कॉलम स्पेस के लिए क्या है कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। ठीक है ना, तो कॉलम स्पेस क्या है कि कॉलम स्पेस और ए के एंट्रीज के दरमियान एक रिलेशन आता है और वो कौन सा है, लीनियर कॉम्बिनेशन का। लेकिन नल स्पेस के लिए ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। नल स्पेस के लिए आप क्या करते हैं, होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं, ए बी इक्वल टू 0। और कॉलम स्पेस के लिए हमने क्या करना है, इस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट 6, गिवन अ स्पेसिफिक वेक्टर v, इट इज़ इजी टू टेल इफ v इज इन नल स्पेस। यानी कि अगर आपके पास एक v वेक्टर गिवन हो ना, तो उसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और कि नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है कि नहीं। और वो हम कैसे करेंगे, एक वेक्टर को वेक्टर को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमने वी वेक्टर को चेक करना है कि वो कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करता है, तो फिर हमने क्या करना पड़ेगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करने पड़ेगी और उस पर रो ऑपरेशन करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि नल स्पेस ऑफ ए को अगर एक वेक्टर बिलोंग करता है तो वो ज़्यादा इजी है बनिस्बत इसके कि वो कॉलम स्पेस को बिलोंग करता है। Null space equal to 0 if and only if the equation has only the trivial solution। ठीक है, नल स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करेगा ना अगर उसका ट्रिवियल सोल्यूशन आता है। इट्स मीन कि आपके पास x की वैल्यू क्या आती है, 0 वेक्टर आती है। लेकिन कॉलम स्पेस में ऐसा नहीं है। इफ़ द इक्वेशन ax इक्वल टू b हैज़ अ सोल्यूशन, तो वो कॉलम स्पेस ऑफ ए को बिलोंग करेगा।
नेक्स्ट आपके पास क्या है, नल स्पेस ऑफ ए इज 0 इफ एंड ओनली द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 to 1। यानी देखें अगर आपके पास उसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, ज़ीरो सोल्यूशन आ रहा है, तो ज़ीरो सोल्यूशन के लिए क्या आना चाहिए, अगर उसका ज़ीरो सोल्यूशन आ रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 होगी। और कॉलम स्पेस को अगर बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ द कॉलम ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए, तो फिर क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप करेगी ऑन टू। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें से कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क मी इन ऑनलाइन सेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।